धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। मीडिया को जो भाता है वही उसे सुहाता है। यानी कंगना राणावत तो झांसी की रानी हो सकती हैं, लेकिन एक बच्ची है जो उत्तर प्रदेश की है, पुलिस में 8-9 साल से जॉब कर रही है, नाम है अमरीन। उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो अपने इंसाफ के लिए दरबदर भटकती घूम रही है, उसकी बात करने को मीडिया तैयार नहीं है। आपका अपना चैनल धाकड़ खबर एक बार पहले इस खबर से आपको रूबरू करा चुका है, जब अमरीन पहुंची थी मुरादाबाद आईजी के ऑफिस में। हमारे एक पत्रकार साथी ने वहां से रिकॉर्डिंग हमारे पास भेजी, उनका बहुत शुक्रिया। उसके जरिए खबर हमने आपके सामने रखी थी। लेकिन आज अच्छी बात यह है कि हम आपको डायरेक्ट अमरीन से रूबरू कराने जा रहे हैं। पूछेंगे उसी बच्ची से कि क्या हुआ उसके साथ, क्यों उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और पुलिस में रहते हुए, जो पुलिस दूसरों को इंसाफ दिलाती है, पुलिस में रहते हुए उसे पुलिस से इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है। क्या उसका नाम अमरीन है इस वजह से, इस पर भी गौर करेंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं इस बात के साथ कि अमरीन की भर्ती कब हुई यूपी पुलिस में और कितने साल की जॉब हो गई। हाँ अमरीन, कितने टाइम पहले भर्ती हुई थी? सर मैं 2011 बैच की हूँ और 8-9 साल हो गए हमें। तो पहली पोस्टिंग कहाँ पे है? सर बिजनौर में ही है, पहली पोस्टिंग मेरी बिजनौर ही है। 8-9 साल से रह रही हूँ मैं बिजनौर में। तो बिजनौर में 8-9 साल से हो, दिक्कतें कब शुरू हुई फिर बिजनौर में? दिक्कतें अभी जो 1 साल से ही, मतलब एसपी सिटी साहब का जब से आगमन हुआ तब से ही इनकी नजर मेरे प्रति। मैं खेलती थी बैडमिंटन का, मैं खेलने के साथ, मतलब ड्यूटी के साथ साथ खेलने का भी शौक रखती हूँ। तो उसके साथ मैं बैडमिंटन वगैरह खेलती हूँ, उसमें जोन जिले के मेडल भी ला चुकी हूँ। और ऑल इंडिया टीम के लिए मुझे क्लोज भी किया गया था, सिलेक्ट किया गया था ऑल इंडिया के लिए। तो उसके बाद से फिर कोरोना की वजह से ड्यूटियां भी लगती थी, कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना तो खैर अभी आया, उससे पहले हम लोग खेलते थे। खेलने के लिए हमें बुलाया गया था जब से एसपीसी साहब आए थे। वैसे तो हम और भी अधिकारी के साथ खेलते थे, खेलते आ रहे हैं 2-3 साल से। तो ये पहले अधिकारी हैं जिनकी इतनी हरकत गंदी थी मेरे ऊपर। तो एसपी सिटी कब से है वहां पे और इनका नाम क्या है? इनका नाम श्री लक्ष्मी निवास मिश्र, और ये करीब 2 साल हो गए होंगे इन्हें लगभग। जब से आए तब से ही दिक्कतें शुरू हुई हैं? जी सर, 3-4 महीने के बाद इन्होंने मुझ पे गलत नजर रखनी शुरू कर दी, और मैं उनकी छोटी छोटी बात, हर बात इग्नोर करती आ रही थी, सिर्फ इस वजह से कि उच्च अधिकारी हैं और पुलिस विभाग की भी छवि है। मैं इस तरह से ऑब्जेक्शन करूंगी तो बहुत बड़ी बदनामी होगी पुलिस विभाग की, जनता का विश्वास हट जाएगा हमारे ऊपर से। हम भर्ती हुए हैं, जनता के प्रति भर्ती हुए हैं, हम जनता की सेवा के लिए, और उन्हें महिलाओं को विश्वास दिलाने के लिए, उनके जो अपराध उनके साथ में ऐसे, उन्हें उनके साथ अच्छे से खड़े होने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए। लेकिन मैं तो खुद ही न्याय मांगती फिर रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी अब तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पे। समझेंगे उस कहानी को, कैसे कैसे न्याय चाह रही हैं आप और क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ और सवाल हैं, उन पर थोड़ी रोशनी डाल लेते हैं। बैडमिंटन कब से खेल रही हो? मैं करीब 2-3 साल से खेल रही हूँ। तो पुलिस में आने के बाद बैडमिंटन खेलना शुरू किया? हाँ सर, नहीं कैसे? पहले से शौक है मुझे, घर से शौक है खेलने का, तो दौड़ वोड़ का, रनिंग वगैरह करती हूँ। पर फिर आके यहाँ मैंने बैडमिंटन, मुझे अच्छा लगता है, वो मैं खेलती हूँ। तो जैसा मुझे जानकारी मिली थी और जैसा मैंने वो एप्लीकेशन पढ़ी है जो आईजी को दी है, बैडमिंटन खेलती भी हो और खिलाती भी हो, मतलब सिखाती भी हो? हाँ सर, सब अधिकारी हम सब प्रैक्टिस करते थे, सभी अधिकारी, कप्तान साहब भी थे, एसपीआरए साहब जो ग्रामीण सर हैं वो भी खेलते थे हमारे साथ, 2-4 लड़के भी थे, और हम एसपी सिटी साहब भी खेलते थे। तो पहले अधिकारी हैं जिनकी नियत इतनी खराब हुई मेरे प्रति। बाकी तो कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जिसने इस तरह की मेरे साथ हरकत करी हो और नियत रखी हो। कितनी उम्र है इनकी? मैंने इनसे फोन पे बात करने की कोशिश की लेकिन फोन नहीं उठाया मेरा। उम्र होगी 40 और 50 के बीच में लगभग। मेरा फोन क्यों नहीं उठाया उन्होंने? सर ये तो मुझे नहीं मालूम। क्या उठाते नहीं है किसी का फोन क्या? सर ये मैं नहीं कह सकती सर। हो सकता है ट्रू कॉलर पे मेरा नाम जा रहा हो, पुलिस वाले हैं इतना तो समझ ही जाते हैं। क्यों? सर पता नहीं।
अब बात करते हैं उसकी। तो आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखा है कि होली का वक्त था जब उसके आसपास हाँ, बैडमिंटन खेलने को इन्होंने रात को आपको बुलाया, तो रात को बैडमिंटन खेलते थे क्या? होली का टाइम था, तीसरे दिन की होली होती है पुलिस वालों की। जी। उसमें 10 बजे मुझे कॉल आया, तो उसमें मैंने मना कर दिया कि मैं 10 बजे मैं नहीं खेलूंगी, क्योंकि मुझे मुझे दिक्कत थी, और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि पुलिस की होली है, कोई दारू पी के घूम रहा हो, मेरे साथ कोई घटना घटित हो जाती उस रात में, तो मैं जी। किस तरह से मैं अपने आप को बचा पाती किसी से। जी। एकली महिला रात में जा रही है, या भी ऐसा तो नहीं है, खेलती हूँ पर, लेकिन त्योहार त्योहार का दिन है, दारू सभी लोग पी लेते हैं, होली खेलते हैं। अब ये तो किसी के मुंह पे नहीं लिखा कि भाई कौन किस तरह का है, और मैंने जी। मना कर दिया। उसी दौरान मेरी रपट लिखी गई रात में ही, और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी रपट लिखी गई है रात में। मुझे सुबह जब मैं अपने ऑफिस गई, जाके मैं वहां बैठी, तो तब मुझे पता चला कि मेरी मेरी रपट लिखी हुई है और एसपीसीटी साहब ने लिखवाई है। तो मैंने पूछा मुंशी से, मैं क्यों लिखी गई रपट? कहने लगा वो रात तुम खेलने नहीं आई बैडमिंटन, इसलिए एसपीसीटी साहब ने लिखवा दी रपट तुम्हारी। उस मतलब वो लगी मुझ पहला मतलब वो पहला मौका था जब एसपीसीटी जी, साहब ने अपने वो रसूखदार रुतबे का फायदा उठाना शुरू किया आपको जी, मजबूर करने के लिए। जी बिल्कुल। ये इससे पहले थी, छोटी छोटी बातें थी, मुझे बैडमिंटन खेलते हुए हटा देते थे, भगा देते थे कि तुझसे नहीं खेलना आता, मतलब मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने, मतलब गंदी नजर तो थे, इशारे भी भद्दे थे उनके, बदतमीजी तो उन्होंने मेरे साथ की है। उसके बाद भी मैं इग्नोर करती रही कि सिर्फ एक अधिकारी है और मैं खड़ी होगी, या मैंने मेरी कोई नहीं सुनेगा। अब इसमें कुछ भी मान लो, महिला कर्मचारी हूँ, छोटी छोटी कर्मचारी हूँ, मेरी कोई नहीं सुनेगा, इसलिए मैं चुप लगा रही थी। इन्होंने पहली रपट लिखी मेरी होली वाले दिन, होली से तीसरे दिन जो पुलिस की होली होती है। उसके बाद भी इन्होंने अपनी, मतलब अपना ही रुतबा, मान लो अधिकारी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कैसे कैसे आगे परेशान किया वो थोड़ा बताइए। परेशान तो मुझे काफी कर रखा मेंटली भी, और मुझसे ये कहा जाता था फोन, 4-5 महीने हो गए, ये 4 महीने पहले की घटना है। उससे पहले तो था ही परेशानी किया हुआ था। 4 महीने की पहली घटना है जो मेरी रपट लिखी गई, मेरी आंतों में इन्फेक्शन बता दिया डॉक्टर ने। तो हम्म। मैंने वहां जो नोडल अधिकारी हैं, महेश सर, श्री महेश सर, सीओ हम्म। श्री महेश सर, तो उनको मैंने बताई कि सर मुझे ऐसे से प्रॉब्लम हो रही है, मुझसे स्कूटी भी नहीं चल रही है, और मुझे बहुत काफी दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने कहा तुम जाओ जल्दी से डॉक्टर को दिखाओ। मैं डॉक्टर के वहां पे कोरोना वायरस की ड्यूटी लगी हुई थी हल्दौर में, तो वहां पे कुछ पेशेंट जो पॉजिटिव बताए गए थे, तो वहां पे डॉक्टरों ने देखने से मना कर दिया। तो मैं बिजनौर आ गई, मुझे बिजनौर भेज दिया गया वहां के डॉक्टरों ने। तो मैंने हम्म। आके यहाँ पे दिखाया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें, डॉक्टर साहब ने बोला कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है और तुम्हारी आंतों में इन्फेक्शन हो गया है। तो मैं आ गई हूँ, मैंने सर को बताया, सीओ साहब को, कि सर ऐसे ऐसे मामला है, ऐसे ऐसे बता रहे हैं डॉक्टर। सर ने बोला ठीक है आप आराम कर लो, और डॉक्टर ने उसमें 3 दिन का रेस्ट भी लिख दिया था। और जैसे ही एसपीसीटी साहब को पता चला कि मैं अपने रूम पे आ गई हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो ऐसे ही वो सर भागे वहां से, बिजनौर से हल्दौर जाके मुझे पूछा, और एकदम से कह रहे, वहां पे सबने बोला, दरोगा साहब थे जो इंचार्ज साहब थे, सबने कहा कि सर उस वो लड़की बीमार है काफी, और सर से पूछ के गई है। नहीं नहीं, हम नहीं सुनेंगे इनकी बात, नहीं नहीं, रपट लिखवाइए। तुरंत मेरी रपट लिखवा दी गई। उसके हम्म। बावजूद मुझे पता चला शाम में कि मेरी रपट लिखी गई है। ठीक है, मैं गई मुंशी के पास, मतलब जीडी मुंशी होते हैं, उनके पास गई, भैया मेरे वापसी कर लीजिए। कह रहे हम वापसी जब होगी पहले एसपी साहब के पास जाओ। हम्म। मैं कहा, मैं चुप बैठ गई। मैं कहा क्यों भैया, वो वहां पे क्यों जाऊं? मुझे जल्दी जाओ, तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, वरना जल्दी से चले जाओ। मतलब वो मुझे भेजना चाह रहे थे। अब जैसा भी होगा, इन्होंने बोला था या जैसा भी था, कोई बात नहीं। उसके बावजूद मैंने, एसपीआर साहब आए ग्रामीण, जो नोडल अधिकारी लाइन के थे, मैंने उनसे मैंने उस पर अपनी वापसी करा ली, आदेश करा लिए, और मैंने फिर जाके जीडी पे रख दिया कि भैया लो वापसी कर लो मेरी। मेरी वापसी के लिए मुंशी ने भी मना कर दिया कि मैं वापसी नहीं करूंगा जब तक बंगले पे नहीं जाओगी, या तो आरआई के बंगले पे जाओ या फिर एसपी सिटी साहब के बंगले पे जाओ, और तक जल्दी से जाओ, वरना वरना मैं वापसी नहीं करूंगा। मुझे कम से कम 10 बार बोला उसने। मैं चुप बैठी रही।
मैंने फिर साहब को कॉल करी, एसपीआर साहब को, ग्रामीण सर को, कि सर मेरी वापसी नहीं हो रही आपके आदेश के अनुसार, और मुझे बोला जा रहा है कि एसपी सिटी साहब बंगले पे बुला रहे हैं, वापसी वो ही करेंगे, जब तक उनके पास नहीं जाओगी जब तक वापसी नहीं होगी। बताइए, एक अधिकारी रात के 10 बजे मुझे बुला रहे हैं, तो क्या मानसिकता है उनकी। फिर तीसरी बार भी तो रिपोर्ट हुई ना, जब वो जहाँ चेकिंग कर रही हो। हाँ, मैं भी बताती हूँ। उसके बाद फिर एसपीआर साहब ने बात करी, तब भी मेरी वापसी नहीं हुई। तब इसमें कप्तान साहब को इन्वॉल्व किया गया इस मैटर में, तब मेरी वापसी हुई। तब इनमें बहुत मामला हुआ। अगले दिन मुझे कप्तान साहब ने भी बुलवाया, सबने बुलवाया, वहां पे बातचीत हुई, इन्हें काफी समझाया गया, और मैंने भी कहा, मुझे भी कहा कि चलो उच्च अधिकारी हैं, अगली बार ऐसी हरकत नहीं करेंगे ये। उसके बावजूद भी कप्तान साहब ने चेतावनी दे दी, लेकिन फिर भी नहीं माने ये अपनी हरकतों से। बिल्कुल इतना, मतलब मुझे इतना परेशान कर दिया कि मतलब मैं इनको इतनी परेशान हो जाऊं कि मैं अपने आप को इनको आत्मसमर्पण कर दूं, जो इनका दिल करेगा वो कर लेंगे। क्योंकि इन्होंने मुझे फोन भी किया था आरआई सर के फोन से। इन्होंने कहा कि तुमने अभी तक कोई आका नहीं बनाया, तुम्हारा कोई आका नहीं है, मुझे भी नहीं बनाया, एसपीआर को भी। तुम्हारा क्या होगा जब तुम किसी को आका नहीं बनाओगी। तो मैं आका बनाने के लिए तो भर्ती हुई नहीं हूँ, मैं नौकरी करने के लिए भर्ती हूँ। चाहे 12 घंटे की 24 घंटे की ड्यूटी करने के लिए, चाहे हमसे 25 घंटे की ड्यूटी लेंगे, हम ये काम तो करेंगे नहीं। उसका कोई खुदा नहीं है। बता, पहले देखो साहब को भी इसने खुदा नहीं बनाया, आपको नहीं बनाया, पहले वाले आरआई को नहीं बनाया, हमें अपना खुदा नहीं बनाया, तो क्या होगा तुम्हारा। अरे सर खुदा खुदा का मतलब अपना आका, खुदा का मतलब भगवान थोड़ी हो जाएंगे, अल्लाह थोड़ी हो जाएंगे। जी सर, जी सर। अरे अब तो समझ रही होगी कि आका का मतलब क्या होता है और कि क्या जरूरत होती है आका की। जी सर। तेरे से पहले भी तेज तर्रार लोग हुए हैं, ऐसा नहीं है कि तू ही तेज तर्रार हुई। तीसरी बार रिपट कब चढ़वाई? तीसरी बार जब ईद की छुट्टी होती है, हम ईद पे छुट्टी नहीं गए, हमने अपनी ड्यूटी के लिए हमने कोई छुट्टी नहीं ली। तो 1 तारीख की बकराई थी, उससे अगले दिन हमारी रपट लिखवाई गई, क्योंकि 2 बजे का टाइम था। जबरदस्ती सर नहीं भेजा इन्हें, सीओ साहब को जबरदस्ती 2 बजे भेजा। 2 बजे पुलिस का खाना होता है, हर आदमी खाना खाता है, चाहे कोई भी हो, 2 बजे खाना खाते हैं। हम लोग खाना खा चुके थे, मैं और एक लड़की थी और एक लड़का, हम तीनों खाना खा चुके थे। और दरोगा साहब थे, जो इंचार्ज साहब थे, वो किसी से बातें कर रहे थे, और जो 2 लड़के थे वो खाना खा रहे थे। अब बताइए, आदमी खाना भी खाएगा, हर चीज है, हम भी इंसान ही हैं। ये तो है नहीं कि हम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, अपनी ड्यूटी से अलग हो तो चलो एक बात अलग भी है। जबरदस्ती हमारी रपट लिखवाई। सीओ साहब ने मुझे स्पेशली डांटा, तुम्हारे ज्यादा दिमाग खराब हो रहे, तुम्हारे दिमाग अब ठीक होंगे। तो बताइए, मेरे दिमाग ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। बताओ, मैं अपने आप को इन्हें सौंप नहीं रही हूँ एसपीसीटी साहब को, तो सबसे मेरा दिमाग सही कराएंगे ये। मैं बताइए, मैं क्या ये गलत काम कर लूं? जी, मैं समझ रहा हूं। जब ऐसे ऑफिसर ऐसे बेगैरत आ जाते हैं, शायद अपने घर में उनके बच्चियां नहीं होती, उनके घर की बच्चियों के साथ अगर ऐसा हो रहा होता, तब इनको कैसा महसूस होता। मैं फिर कहूंगा, मैंने फोन करने की कोशिश की, हमारा फोन नहीं उठाया, लेकिन अब यहाँ कई सारे और सवाल पैदा होते हैं। अमरीन, जो महिला पुलिस हैं आपके साथ में, उन्हें एहसास नहीं होता हमारी साथी के साथ क्या हो रहा है? अब कौन क्या कह देगा? पुलिस विभाग है, कोई यूनियन नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हर आदमी नौकरी कर रहा है, हर आदमी अपनी नौकरी बचाने के लिए है, हर आदमी अधिकारी से डरता है। मैं भी डर रही थी, अधिकारी है, मैं भी डर रही थी, क्योंकि मैं नहीं झेल पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी उनका सामना, मुकाबला, क्योंकि वो अधिकारी हैं, वो जैसे कहेंगे वैसा होगा। मैं एक कर्मचारी हूँ, बहुत मामूली सी, बहुत ही छोटी सी। ये अकेली महिला नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस में जो ऐसे अपने अधिकारियों का शिकार है। बहुत सारे पुलिस वाले सुसाइड कर लेते हैं, छुट्टी नहीं मिलती है। आए दिन वीडियो वायरल करते रहते हैं कि थानेदार, सीओ या बड़े अफसर उनके साथ किस तरीके की बदसलूकी करते हैं, लेकिन क्योंकि इनका नाम अमरीन है तो इनकी कोई बात नहीं कर रहा। अब मैं बात करना चाहता हूँ मीडिया को लेकर। मीडिया क्या आपके मुद्दे को दिखा पा रहा है? जो मीडिया आपको लगता है कंगना राणावत झांसी की रानी बन गई है, बेटी पे जुल्म नहीं होने दिया जाएगा, क्या किसी मीडिया ने आपकी बात उठाने की कोशिश की? मेरी तो कोई भी बात नहीं सुनवाई हो रही कहीं भी। मैं यहाँ से बिजनौर से लेकर डीजीपी साहब तक चली गई, मैं मुख्यमंत्री साहब के यहाँ पे भी गई थी, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी गई थी, मुझे वहां पे भी नहीं मिलने दिया किसी ने भी।
बोल दिया कि कोरोना चल रहा है, कोरोना अब नहीं मिल रहे साहब। बताइए मैं कैसे कहाँ तक जाऊंगी? मुझे जब यहाँ अपने प्रदेश में न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा बताइए? मैं नहीं हूँ प्रदेश की बेटी, क्या मैं प्रदेश की बेटी नहीं हूँ? बताइए, मैं भी तो प्रदेश की बेटी हूँ। अभी क्या स्थिति है एसपी सिटी की? अभी तो अपने अपने कार्य पे अपने अपने उस पे बने हुए हैं वो। अभी कोई मुझे तो नहीं पता, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई किसी भी तरह से, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और क्या मैं कार्रवाई बीमार चाहती हो हो? रही हूँ, ज्यादा बीमार हो रही, मेंटली डिस्टर्ब भी हो रही और ज्यादा हो गई हूँ। पहले तो थी, पहले तो मैं अपना कर रही थी, जैसे भी रोक है धोक है जैसे भी मैं कर रही थी, लेकिन बर्दाश्त कर रही थी जितना मुझसे बर्दाश्त हुआ, जितना करा मैंने। मैं ड्यूटी के लिए, जरा भी ड्यूटी में मेरी कोई गलती है या कोई भी बात है तो मैं बिल्कुल पनिशमेंट खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इज्जत की बात है, देखो मैं इज्जत के प्रति अपनी अलग, मैं नहीं कर पाऊंगी वो काम जो वो चाहते हैं। अपनी इज्जत के लिए खड़ा होना आना चाहिए। और आप तो खुद पुलिस में गई हैं, तो अगर आप अपने लिए नहीं खड़ी हो पाएंगी तो फिर समाज को इंसाफ दिलाने के लिए, उनकी इज्जत के लिए क्या खड़ा होंगी? तो आपको डट के खड़े रहना चाहिए। हम लोग आपके साथ हैं, दुआ भी करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि किस तरीके की कार्रवाई चाहती है अमरीन? क्या अमरीन एफआईआर दर्ज करवाना चाहती है एसपी सिटी पर? एसपी सिटी जो उनका शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर वो एक्शन करवाना चाहती है? क्या एक्शन चाहती हैं? मैं तो ये चाहती हूँ कि विभागीय कार्रवाई हो जाए बस। क्या पुलिस में जो महिला उत्पीड़न के मामलों को लेकर हर विभाग में कमेटी बनी होती है, पुलिस में नहीं है वो कमेटी? पता नहीं सर उसका तो मुझे। मतलब आपने जब शिकायतें की तो उसके लिए कोई जांच कमेटी नहीं बनाई गई कभी? बनाई गई थी जांच कमेटी, एक पीपीएस अधिकारी की जांच जो महिला इंस्पेक्टर लेवल के कर रहे हैं। बताइए, एक अधिकारी की जांच एक इंस्पेक्टर कर रही है, बताइए, ये तो नहीं है। क्या निकला उस मैं जांच में? उस जांच में अभी कुछ नहीं निकला। मैंने उसमें जांच में जब तक उच्च अधिकारियों के समक्ष मैं पेश होकर अपने बयान ना दूंगी तब तक मैं किसी को बयान नहीं दूंगी, क्योंकि इंस्पेक्टर भी इंस्पेक्टर लेवल की जांच कर रहे हैं, एक अधिकारी की जांच। तो इस पर वो तो नहीं है इस तरह से। ठीक है अमरीन, अपनी इस लड़ाई को जारी रखिए। हम लोग फिर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपके जज्बे को सलाम है। देखिए, जो लोग लड़ते हैं उन्हीं को लोग याद भी करते हैं, वरना समर्पण करने वाले या अपने आप को सरेंडर करने वालों की कमी कुछ नहीं है। वो इस सहारे बहुत कुछ हासिल भी करना चाहते हैं। लोग लक्ष्मी निवास मिश्र हैं, क्या वो इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि सामने उसके अमरीन है? वो उन्हें ऐसा ही लग रहा होगा कि भाई मुस्लिम लड़की होगी या भाई जो विभाग की कर्मचारी है या भाई एक कर्मचारी है, मूल्य कर्मचारी है, उनकी ये मानसिकता तो पता नहीं मुझे, हिंदू मुस्लिम वाली का तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, उनकी मानसिकता मुझे लग रहा है कि उनकी मानसिकता ये है कि हम छोटे हैं, हमारी कोई आवाज नहीं सुनेगा। क्या परिवार के लोग अमरीन के साथ खड़े हैं या वो समझाते हैं अरे बेटी ऐसा मत करो, नौकरी करने में दिक्कत होगी? नहीं, मेरे घर वाले मेरे साथ हैं। बहुत अच्छी बात है। मेरे चलिए माँ बाप सिर्फ नौकरी करने के लिए भेजा है, मुझे ये काम इस तरह के अधिकारियों के पास भेजने के लिए नहीं किया कि उनके साथ जाओ और गलत काम करूंगी मैं। ठीक है, फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, अमरीन ने बहुत सारी चीजें आपके सामने रखने की कोशिश की। कुछ चीजें छूट भी जाती हैं, फिर आपके सामने एक बार फिर से अमरीन को लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। ये वो सरकार है जो नारा देकर आई थी और कह रही थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसके राज में सबसे ज्यादा बेटियां असुरक्षित हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस्त मुद्दों के साथ। फिलहाल अभी हमें दें इजाजत।